जय हिंद दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना पार्ट 2 जो कि सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ रहे थे। कल प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था आधा टॉपिक। आज फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसको कंटिन्यू करने से पहले उसका हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि हमने जो प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा था वो आपकी जो मेमोरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी चला जाए। तो हमने क्या पढ़ा था, फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहते हैं? तो फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं हेरोडोटस को। एच फॉर हिस्ट्री, एच फॉर हेरोडोटस, एच फॉर हिस्ट्री, एच फॉर हेरोडोटस। और हिस्ट्री को 3 कालखंड में बताया गया था, वो प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में हमने बात की थी पाषाण काल की बात की थी, और आदि ऐतिहासिक में सिंधु घाटी सभ्यता की बात की है, और अपने ऐतिहासिक काल में की बात की है जिसमें लिखित साक्ष्य और जिनको पढ़ सकें, जैसे मध्य है, प्राचीन है, मॉडर्न की बात की थी। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो प्राग ऐतिहासिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक में के बारे में जानते हैं क्या बात है। तो प्राग ऐतिहासिक हमने पाषाण काल बोला था, इनको हमने बांटा था पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल का जो आपका टाइम पीरियड था, ये समय काल था, वो था 25 लाख से लेके 12,000 ईसा पूर्व था। और मध्य पाषाण काल का जो मध्य पाषाण काल जो टाइम पीरियड था वो आपका 5,000 से लेके नहीं, मध्य पाषाण काल था 12,000 से लेके 5,000 ईसा पूर्व था। और नवपाषाण काल का जो समय था वो 5,000 से लेकर 3,000 ईसा पूर्व था, मतलब 5,000 से लेकर 3,000 ईसा पूर्व था। अब इसके बाद और जान लेते हैं थोड़ा सा। तो हमने जो आपका पुरा पाषाण काल था उसमें मैंने आपको बताया था उस वक्त इंसान क्या था, खानाबदोश था। और अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा जाता था। अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा जाता था। इंसान खानाबदोश मतलब खाद्य संग्राहक था, आखेटक था, आग की खोज भी की गई थी पुरा पाषाण काल में। फिर आता आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अंदर हमने अंत्योष्टि की बात की थी और उसको माइक्रोलिथ बोला जाता था। माइक्रो मतलब छोटा और लिथ मतलब छोटे पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। और फिर आती है आपकी बात नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में हमने बात की थी कृषि की बात की थी कृषि की चर्चा की थी, आवास की बात की थी, एक जानवर पाला गया था उसकी चर्चा की थी। तो आप कंटिन्यू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, एक बार मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करिएगा। अब कंटिन्यू करते हैं आज का अपना जो टॉपिक है उसके बारे में डिटेल में। तो आप जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री आपके 3 पार्ट में डिवाइड है, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक में क्या था, पत्थर की खोज की गई थी, मतलब पत्थर के बारे में जानते थे। आदि ऐतिहासिक में लोग कांसे से संबंधित था, तभी इसको कांस्ययुगीन बोलते हैं, कांस्ययुगीन। और ऐतिहासिक लोहा युग बोला जाता है। ठीक है, ये तब याद रखना कि अब एक जो आपके भूकर वैज्ञानिक वगैरह थे उन्होंने क्या बोला, ये जो 3 विभाजन थे प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो जो हमने पहले भी पिछले वीडियो में जो पढ़ा है वो लिखित साक्ष्य पे जो हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसके बारे में किसने बोला है, तो एक ब्रुश नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने बोला है कि जो इन तीनों ऐतिहासिक में जो हमको जो साक्ष्य मिले हैं वो लिखित रूप या ना लिखित रूप में जो भी मिले हैं, इन तीनों में से लिखित साक्ष्य जो हमको प्राप्त हुए हैं वो उसकी बात ब्रुश ने की है। जो लिखित साक्ष्य हमको जो इन तीनों इतिहास में से मिले हैं अब तक के लिए, उसकी बात ब्रुश ने की है, उनका नाम है ब्रुश। फिर आती है बात आपकी पत्थर, कांसा और लोहा। मतलब पत्थर, प्राग इतिहास में लोग पत्थर से संबंधित, मतलब पत्थर के बारे में कुछ जानकारी थी तभी उसको पाषाण काल बोलते थे। और कांसा मतलब कांसे मतलब कि आपका कॉपर से संबंधित थे, और लोहा तो आप जानते हो आयरन से संबंधित है। ठीक है, अब एक और वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला कि आपने जो लिखित साक्ष्य पे जो आपने बताया है हम उसको नहीं मानते हैं। उन्होंने इस बात को नहीं माना, जो ब्रुश ने जो बात कही थी लिखित साक्ष्य पे ये तीनों का डिवीजन हुआ है या विभाजन हुआ है, उस बात को जो दूसरा व्यक्ति था एक, जिन्होंने कहा कि हम जो आपने लिखित साक्ष्य दिए हैं, जो ब्रुश ने जो लिखित साक्ष्य दिया उसको हम खारिज करते हैं, हम बात को उनकी बातों से हम सहमत नहीं है। हम सहमत इस बात से होंगे ये तीनों जो विभाजन हुए हैं, ये तीनों कालखंड जो विभाजित हुए हैं, जो चीज़ें इनमें मिली थी हम उसके बेस पे कार्य करेंगे, हम उन चीज़ को मानेंगे, जैसे कि पत्थर, कांसा और लोहा। पत्थर, कांसा और लोहा, तो इन मतलब कि जो पत्थर, कांसा और लोहा, तो इन्होंने एक बात बोली थी, त्रियुगीन विभाजन। मिलने वाले साक्ष्य जो साक्ष्य मिले हैं, इनके मिलने के आधार पर जो व्यक्ति थे वो उनका नाम था क्रिश्चियन थॉमसन। क्रिश्चियन थॉमसन ने इसको बोला त्रियुगीन विभाजन। त्रियुगीन विभाजन नाम लिख देता हूं, ट्रिपल डिवीजन, त्रियुगीन आप लोग देख लेना स्पेलिंग, त्रियुगीन विभाजन। किसने किया था, पत्थर, कांसा और लोहा को लेकर, तो इनका नाम था थॉमसन, क्रिश्चियन थॉमसन। अब क्रिश्चियन थॉमसन थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप हम याद रखिए थॉमसन ने किया था,
तो अगर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे बन के आता है कि त्रियुगीन विभाजन मिलने के साक्ष्य के आधार पर किसने किया था, तो क्रिश्चियन थॉमसन ने किया था। अगर आप क्वेश्चन भूल भी जाते हैं तो आप थॉमसन लगा देना। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया लिखित रूप के जो आपको लिखित साक्ष्य जो प्राप्त हुए थे उसका विभाजन, उसके बारे में किसने जानकारी दी थी, तो ब्रुश नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने जानकारी दी थी। अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। वही अगर जब वही अब एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि आप बार समझ पाए अच्छी तरह से। मिलने के जो त्रियुगीन विभाजन किया गया था, त्रियुगीन विभाजन मिलने जो वहाँ पे जो साक्ष्य मिले थे जैसे कि पत्थर, कांसा और लोहा, इसका विभाजन किसने किया था, तो क्रिश्चियन थॉमसन ने किया था। और जो लिखित साक्ष्य जो प्राप्त हुए थे उसका विभाजन उसके बारे में या उसके विभाजन के बारे में चर्चा किसने की थी, तो ब्रुश नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने चर्चा की थी। अब बढ़ते हैं आगे। अभी सिर्फ बात हम लोग अभी आज हम जो डिस्कशन करेंगे उसे प्राग ऐतिहासिक के बारे में जानकारी की इंफॉर्मेशन निकालेंगे पूरी, ठीक है। एक व्यक्ति अभी मैंने चर्चा किया ब्रुश के बारे में। ब्रुश ने क्या बोला था कि जो लिखावट के आधार पे जो साक्ष्य हमको जो मिले हैं, ये तीनों विभाजन के आदि ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उसकी चर्चा किसने की है, ब्रुश ने की है। लेकिन वो किस आधार पे की है, तो पुरातात्विक आधार पे की है। ये विश्व की बात कर रहा हूँ, ये पूरे संसार की बात इनकी कर रहा हूँ, उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ मैं। तो इन्होंने पुरातात्विक के आधार पे चर्चा की। पुरातात्विक मतलब होता है कि जो पुरानी चीज़ें, जैसे कि मान लो कि पुरानी चीज़ों की खोज की थी इन्होंने, पुरानी चीज़ों की जानकारी की थी इन्होंने, पुरानी चीज़ें जो बहुत पहले जो चीज़ इस्तेमाल की जाती थी हमारे द्वारा, हमारे जो पुराने लोग रहते थे उनके द्वारा, तो ये पुरातात्विक, इनको पुरातात्विक भी बोलते हैं, ब्रुश को पुरातात्विक भी बोलते हैं, साथ के साथ भूगर्भ बोलते हैं। क्योंकि जो चीज़, कुछ आर्टिकल या कुछ सामान ऐसे होते हैं जो ज़मीन से खोद के निकाले जाते हैं, तो उन्हें भूगर्भ वैज्ञानिक कहा जाता है, भूगर्भ वैज्ञानिक। भूगर्भ वैज्ञानिक। तो विश्व के पूछ ले या पूरे संसार के पूछ लिया जाए तो कौन किसको मानेंगे, पुरातात्विक या भूगर्भ वैज्ञानिक, तो पूछे हम लोग कहेंगे ब्रुश को बोलेंगे, ब्रुश, उनका नाम था ब्रुश। फिर बात आती है कनिंघम। अगर भारत की बात अगर करी जाएगी तो भारत की बात में अगर पूछेंगे कि भारतीय पुरातात्विक कौन थे, भाई या भारतीय पुरातात्विक वैज्ञानिक कौन थे भारत के, ठीक है, तो उनको बोलेंगे कनिंघम वैज्ञानिक। तो विश्व के अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपकी बात की जाए विश्व के पुरातात्विक या भूगर्भ वैज्ञानिक कौन थे, तो आप लगाओगे ब्रुश लगाओगे। अगर आपका भारत की बात कर दी जाए, भारत के पुरातात्विक विज्ञान कौन थे, तो आप लगाओगे कनिंघम। तो अभी हमने चर्चा की ब्रुश और कनिंघम के बारे में चर्चा की है। तो ब्रुश मैंने आपको बताया ये आपके विश्व के आपके भूगर्भ या पुरातात्विक वैज्ञानिक थे ब्रुश। और अगर भारत की बात कर दी जाए तो कनिंघम थे। भारत के पुरातात्विक शोध के वैज्ञानिक कौन थे, तो उनको कनिंघम को बोला जाता है। अब जानते हैं कोपेनहेगन क्या चीज़ है। कोपेनहेगन ये विश्व की एक संग्रहालय है जहाँ पे सारे साक्ष्य मिलते हैं। आपको जितने भी पुराने साक्ष्य हर देश के वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये कोपेनहेगन है कहाँ, तो कोपेनहेगन है आपकी डेनमार्क में। डेनमार्क कहाँ है, यूरोप में है। तो जो आपकी कोपेनहेगन है ये कहाँ पे है, डेनमार्क में है। याद रखना कि कभी क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व मानव संग्रहालय कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, डेनमार्क में है। डेनमार्क में है और उसका नाम क्या है, कोपेनहेगन। यहाँ पे क्या होता था कि जैसे कि मान लो कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई हुई थी उसमें जो कुछ साक्ष्य मिले थे, एक टुकड़ा या एक पीस इस संग्रहालय में आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ कभी घूमने जाइए या देखने जाइए तो आपको अब तक जितनी भी खुदाई हुई है कुछ ना कुछ आपको इसके अंदर रखा मिल जाएगा। तो अगर इसी को बोलते हैं विश्व संग्रहालय या फिर मानव संग्रहालय। ये विश्व की है, कोपेनहेगन जो ये संग्रहालय है ये विश्व की संग्रहालय है। इसको बोलते हैं ह्यूमन म्यूजियम। इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन म्यूजियम। आप बातों इतना लिखावट पे ध्यान मत देना, सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। तो क्या है जो आपकी जो ये कोपेनहेगन कहाँ पे है, डेनमार्क में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये मानव संग्रहालय के लिए, विश्व मानव संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये भारत में कहाँ है, तो भारत में कहाँ है, भोपाल में है। ये कहाँ है, भारत में कहाँ है, भोपाल में है। भारत में कहाँ है, लिख देता हूँ, भूल गया,
भारत में भोपाल भोपाल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है विश्व में कहाँ है, तो विश्व में आप बताओगे कोपेनहेगन विश्व संग्रहालय कहाँ है, डेनमार्क में है। और अगर भारत की बात आए भारत में कहाँ है, तो भारत में आपका भोपाल में है, ठीक है। और इसका पूरा जो इसका नया नाम बदला है, तो इसका नया नाम जो है वो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। और ये किसके अधीन आता है और कौन कौन सा मंत्रालय इसको देखता है, तो वो आपका जो मंत्रालय है वो है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मतलब कल्चरल डिपार्टमेंट, कल्चरल डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है संस्कृति मंत्रालय, ये आपका आता है कल्चरल डिपार्टमेंट के अंदर। और नया नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। और भारत में कहाँ है, भोपाल में है। आई होप इतनी बात आपको अब क्लियर हो गई होगी। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। पुरातात्विक प्लस भूगोल वैज्ञानिक हम किसको बोलते हैं, ब्रूस को बोलते हैं, जो विश्व के हैं। अगर भारत की बात की जाएगी, भारत के पुरातात्विक विज्ञानी किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे कनिंघम को बोलेंगे। और आपका कोपेनहेगन जो विश्व संग्रहालय है ये आपकी डेनमार्क में है, डेनमार्क में है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो जितने भी पुराने 7 चैप्टर की खुदाई बताई हुई वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। साथ के साथ अगर आपसे पूछा जाएगा मानव संग्रहालय भारत में कहाँ है, तो आप बोलोगे भोपाल में है, भोपाल में। इसका नया नाम क्या है, तो इसका जो नया नाम है वो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, ठीक है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। उसके बाद जो चर्चा करते हैं कि अब ये कौन सा मंत्रालय इसको संभालता है, तो ये इसको समझाता है इसको जो इसकी देख रेख करता है इस मंत्रालय को, वो है संस्कृति मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कल्चरल डिपार्टमेंट। कल्चरल डिपार्टमेंट जो कल्चर डिपार्टमेंट है वो उसको देखता है। सॉरी मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट लिख दिया, डिपार्टमेंट बोलेंगे इसको, कल्चरल डिपार्टमेंट, कल्चरल डिपार्टमेंट। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं आगे। तो जैसे कि हमने बताया था आपको प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अभी जैसे कि हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो भी हम प्राग ऐतिहासिक की ही चर्चा कर रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक को हमने बोला था पाषाण काल बोलते हैं। तो अभी हम जो चर्चा हमारी चल रही है सिर्फ प्राग ऐतिहासिक की ही चर्चा चल रही है। तो प्राग ऐतिहासिक को हम लोग पाषाण काल बोलते हैं, स्टोन एज बोलते हैं। तो इनके बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, लेकिन आज हम थोड़ा सा और अच्छा जानेंगे उसके बारे में, और डिटेलिंग जो है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज वहाँ से हम जानेंगे। तो जो आपको बताया था पुनः पाषाण काल में क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आग की खोज हुई थी। पुनः पाषाण काल में आग की खोज की गई थी। साथ के साथ मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, पशुपालन चालू हुआ था, पशुपालन चालू हुआ था। लेकिन मैंने अब जो कल आपको बात बोली थी पशुपालन की बात, मैंने आपको नौ पाषाण काल में बताई थी। मैंने बताया था कि लोगों ने कुत्ते को पालना चालू किया था नौ पाषाण काल के अंदर, पर ये मैंने नहीं बताया था मध्य पाषाण काल में पशुपालन चालू हुआ था। लेकिन जो खोज हुई है उसके अनुसार पता चला है कि यहाँ पे हमको क्या है, कुछ साक्ष्य मिले हैं जानवर पालने के हमको कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साक्ष्य ऐसे लिखते हैं ना, साक्ष्य आप लोग याद रखना क्या बोलते हैं कि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पशुपालन। और कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो ये आपके जो प्राप्त हुए हैं आदमगढ़ जो कि एमपी में पड़ता है, आदमगढ़ एमपी। अब यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि पशुपालन कहाँ स्टार्ट हुआ था, नौ पाषाण काल में। लेकिन आप ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे पूछता है कि अगर आपसे पूछा जाए पशुपालन के साक्ष्य आपको पहली बार कहाँ प्राप्त हुए थे, किस पाषाण काल में प्राप्त हुए थे, तो मध्य पाषाण काल में हमको कृषि के हमको पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और कहाँ प्राप्त हुए थे, तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में हमको प्राप्त हुए थे। अब लगे यहीं पे याद कर लेते हैं, हमने कल बात भी की थी मध्य प्रदेश से संबंधित, क्या बात की थी कि भीमबेटका की बात की थी, भीमबेटका की हमने कल बात की थी। तो भीमबेटका किस लिए फेमस था, एमपी में पड़ता है, और फेमस किस लिए, चित्रकारी के लिए फेमस था। किस प्रकार की वहाँ पे चित्रकारी थी, शैल चित्रकारी या गुफा चित्रकारी के लिए फेमस था। जो ये आपका जो भीमबेटका था वो किस जिले में पड़ता है, वो रायसेन जिला में पड़ता है, एमपी के रायसेन जिला में पड़ता है। कौन सा वहाँ पे पर्वतमाला है, तो विंध्याचल पर्वतमाला है। और नदी घाटी कौन सी, नर्मदा नदी घाटी है। तो ये चीज़ आपको याद होगा। तो याद रखना कि जो हमको पहली बार पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए थे, आदमगढ़ एमपी में प्राप्त हुए थे, मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए थे। अब आते हैं नौ पाषाण काल। फिर कहता है कि अगर आपको मतलब
व्यवस्थित रूप से पशुपालन के साक्ष्य आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वो हमको प्राप्त होते हैं नवपाषाण काल से। ये चीज़ याद रखना, नवपाषाण काल से हमको व्यवस्थित रूप से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसमें से कुत्ता था, पहला जानवर पाला गया था वो था कुत्ता। उसके बाद क्या थे, कृषि। इसके बाद आती है बात आपकी कृषि की। अब कृषि में भी जान लो, जो कृषि में हमने दो चीज़ की बात की थी, सॉरी, गेहूं और जौ की बात की थी। जौ हमको कहाँ से प्राप्त हुआ था, जौ हमको प्राप्त हुआ था ईरान से। पहली बार हमको जौ की बात जानकारी हुई थी। जौ कैसे लिखते हैं मैं देखूं, जौ हमको जौ के बारे में जानकारी मिली थी हमको ईरान से। और गेहूं की हमको जो जानकारी मिली थी वो कहाँ से मिली थी, मेहरगढ़ से। गेहूं मेहरगढ़। और कितने साल पहले मिली थी हमको जानकारी है, 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व पहले। सात हजार ईसा पूर्व पहले हमको खेती की जानकारी प्राप्त हुई थी। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो एक बार इसका रिवीजन करते हैं। पुनः पाषाण काल में जो मेन था, आग की खोज की गई थी। फिर आपका मध्य पाषाण काल के अंदर पशुपालन के हमको साक्ष्य मिले थे, लेकिन पूरी तरह से साक्ष्य, मतलब पूरी तरह से लोग यहाँ पे जानवर को पालते नहीं थे, सिर्फ हमको साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहाँ से, आदमकद एमपी से प्राप्त हुए थे। फिर हमको नवपाषाण काल से हमको पूर्णता जो साक्ष्य प्राप्त हुआ, साक्ष्य का लोगों ने यहाँ पे पालना ही चालू कर दिया था, वो था कुत्ता था। और लोगों ने यहाँ पे कृषि स्टार्ट कर दी थी। कृषि में भी क्या था, गेहूं और जौ चालू कर दिया था। जो हमको प्राप्त हुआ था ईरान से, और जो गेहूं हमको जो प्राप्त हुआ था वो मेहरगढ़ से। अब थोड़ी जानकारी करते हैं मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ कहाँ है, तो मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में पड़ता है। और मेहरगढ़ किन दो पहाड़ियों के बीच में था, तो हमने कल आपको बताया था किरधर और सुलेमान की पहाड़ियों के बीच में। किरधर और सुलेमान की पहाड़ियों के बीच में है, ठीक है। तो मेहरगढ़ में गेहूं की जानकारी प्राप्त हुई। अब ये कृषि कितने साल पहले की गई थी, तो 7000 ईसा पूर्व पहले ये खेती स्टार्ट की गई थी। अब क्वेश्चन आता है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए। अब वो चीज़ सुनिए जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। पहले इसको मिटा दे, आगे बताएंगे इसको। अभी एक नई खोज हुई है, नवीनतम खोज की गई है, जिसने बताया कि ये वाली जो खेती है, इससे भी पहले खेती हुआ करती थी, सॉरी उससे भी पहले खेती हुआ करती थी। वो कहाँ हुई थी खोज, तो क्या हुआ था कि जैसे मैंने आपको बताया था नवपाषाण काल में क्या गेहूं जौ की बात की थी, और गेहूं और जौ की बात की थी जो हमको प्राप्त हुए थे। लेकिन और ये दोनों किया गया 7000 ईसा पूर्व पहले खेती की जाती थी। लेकिन अभी जो न्यूनतम जो नई खोज की गई है, उसमें हमको पता चला है कि यूपी में हमको कहाँ, लेहुरा देव यूपी में हमको वहाँ से पता हुआ है न्यूनतम खोज के अनुसार कि 8000 ईसा पूर्व पहले यहाँ के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। चावल की जानकारी प्राप्त हुई है, चावल की जानकारी प्राप्त हुई है। अब समझो इसका क्वेश्चन आता तो आप कैसे लगाओगे। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन के आए कि भारतीय महाद्वीप में न्यूनतम जानकारी के अनुसार चावल के साक्ष्य या जो आपकी कृषि है सबसे पहले कहाँ पाई गई थी, तो लेहुरादेव में पाई गई थी। और या फिर आपसे ऑप्शन में आप चारों ऑप्शन चेक करना, चारों ऑप्शन में से ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, या तो ये होगा या ये होगा। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ को लेके। तो आपकी जो न्यूनतम खेती की जानकारी प्राप्त हुई थी लेहुरादेव से प्राप्त हुई थी, और कितने वर्ष की, तो 8000 ईसा पूर्व पहले, ठीक है। और उससे पहले कि अगर नवपाषाण काल में जो हुई थी उसमें जौ और गेहूं की हुई थी, वो 7000 ईसा पूर्व पहले, 7000 ईसा पूर्व पहले। तो अब हम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसने क्या किया, लेहुरादेव ने इसको फेल कर दिया। अब नवपाषाण काल के अंदर एक और चीज़ थी, हमने आपसे चर्चा की थी कि लोगों ने यहाँ पे जब कृषि करना चालू कर दिया था, अब भैया उनको क्या चाहिए था, मृद भांड या मनका चाहिए होता था। तो मृद भांड की उनको जरूरत पड़ी सामान रखने के लिए। तो यहाँ पे जो मृद भांड थे वो कैसे थे, तो वो मृद भांड थे गेरू वर्णीय मृद भांड थे, गेरू वर्णीय। मृद भांड गेरू वर्णीय, एक मिनट, वर्णीय लिखता है ना, गेरू वर्णीय मृद भांड।
और ये हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो हस्तिनापुर से प्राप्त होते हैं। हस्तिनापुर। तो हमको जो मृदभांड या जो हमने बताया था मनका, वो हमको कहाँ प्राप्त हुए थे, तो वो हमको जो प्राप्त हुए थे हस्तिनापुर, अपने भारत में हस्तिनापुर में हमको प्राप्त हुए थे। जो मृदभांड हमको जो प्राप्त हुए गेरू वर्णीय, किस प्रकार के मृदभांड थे, वो गेरू वर्णीय मृदभांड थे जो कि हमको हस्तिनापुर से प्राप्त हुए थे। इसी टाइम पे क्या था कि हमको बहुत बड़े जो क्या बोलते हैं लाशों के ढेर मिले थे। क्यों मिले थे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने जो आपको बताया था मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम होता था, मेरा प्रीवियस वीडियो देखना, उसमें आप चेक कर सकते हो। अंत्योष्टि कार्यक्रम की बात की थी। तब क्या था, आदमी उस वक्त सिर्फ जान पाया था कि कैसे देह संस्कार किया जाता है इंसान का। तो उस वक्त क्या था कि लाशों के ढेर इतने नहीं थे, लेकिन जैसे इंसान नवपाषाण काल में पहुंचा तब वहाँ पे लाशों के ढेर हो गए, खूब ज़्यादा बड़े बड़े लाशों के ढेर हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ था, नवपाषाण काल में बहुत बड़े लाशों के ढेर पाए गए थे, तभी इसको बोलते हैं मेगालिथ। नवपाषाण काल को मेगालिथ भी बोला जाता है, क्योंकि लाशों के ढेर के कारण मेगालिथ बोला जाता है। मेगालिथ मतलब क्या होता है, जब कोई इंसान, जब खूब सारी, कई लोग मर जाते हैं या ढेर बन जाता है तो उनकी जो हड्डियाँ आपस में चिपक जाती हैं तो वो कुछ ठोस रूप ले लेती हैं, इसलिए इसको बोला गया है मेगालिथ। और एक चीज़ कल मैंने और बताई थी, यूपी में इलाहाबाद में आपको चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यूपी में इलाहाबाद में कोलडीवा में चावल मिला था, ठीक है। तो अब याद रखना। अब एक बार इसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन का एक चीज़ और बता देते हैं आपको, कल हमने आपको बताया था एक चीज़ और, ताम प्रासानिक काल। ताम प्रासानिक काल किसको कहते हैं, चिल्कोलिथ। चिल्कोलिथ मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? ताम प्रासानिक काल मतलब चिल्कोलिथ। इस युग में क्या होता था, तांबे का यूज़ किया जाता था, तभी इसको बोला गया है चिल्कोलिथ। ये आप अपनी नोट में लिखिए कि ताम प्रासानिक काल, इसका जो चौथा हेडिंग है उसको बोलते हैं ताम्र प्रासानिक काल। मतलब इस समय इसको इंग्लिश में बोलते हैं चिल्कोलिथ, क्योंकि तांबे का इस्तेमाल होता था। अब एक बार हम फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं, तो आपकी जो ये अंडरस्टैंडिंग है ये आपकी बनी रहे। तो कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार फटाफट याद करो। कि हमने बताया था कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहते हैं, तो फादर ऑफ हिस्ट्री हम हेरोडोटस को बोलते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री हम हेरोडोटस को बोलते हैं। और हमने जो इतिहास को 3 कालखंड में बताया था, वो 3 कालखंड कौन कौन थे, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में हमने पाषाण काल की बात की थी, ठीक है। तो पाषाण काल के अंदर आपके मैंने बताया था, पाषाण काल में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरा पाषाण काल में बात की थी, जो इंसान था, जो अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा जाता है, अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा जाता है। साथ के साथ इस समय आदमी आज जो मनुष्य था या आदम जो पूर्णता जो इंसान था वो आदमी नहीं था, लेकिन उसको हम मानव ही कंसीडर करते हैं। वो आदमी खानाबदोश या खाद्य संग्राहक था, खानाबदोश या खाद्य संग्राहक था पुनःपाषाण काल के अंदर। और इसके अंदर क्या होती, आग की खोज भी की गई थी इसी पुनःपाषाण काल के अंदर, ठीक है। फिर बात आती है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अंदर अंत्योष्टि की बात की थी हमने। अंत्योष्टि मतलब बात की थी, और इसको बोला जाता है माइक्रोलिथ भी बोला जाता है। फिर आती है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में हमने बात की थी, कृषि की बात की थी, कृषि की चर्चा की थी, और आवास की बात की थी, एक जानवर की बात की थी, वो कुत्ता था, ठीक है। अब आज के बारे में और एक चीज़ और, अब आज के बारे में चर्चा करते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस किया। तो हमने आज जो डिस्कस किया है वो डिस्कशन ये है कि जो लिखित साक्ष्य पे जिन वैज्ञानिक ने बताया है कि ये युग थे, तो वो कौन थे, वो आपके थे ब्रुश थे, मतलब भूगर्भ वैज्ञानिक या विश्व वैज्ञानिक को भूगर्भ वैज्ञानिक बोलते हैं, ब्रुश को। और भारतीय किसको बोलते हैं, भारतीय वैज्ञानिक किसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं कनिंघम को भारतीय वैज्ञानिक बोलते हैं, ठीक है। पुरातात्विक शोध के भारतीय वैज्ञानिक आपके कनिंघम है। फिर जो हमको जो आप तीनों युग को, मतलब प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक को उनके मिलने वाले धातु के अनुसार जिन्होंने डिवाइड किया था, जैसे बोला गया था आपका जो प्राग ऐतिहासिक था, प्राग ऐतिहासिक में हमको जो प्राप्त हुआ था वो पाषाण काल कहते थे, प्राग ऐतिहासिक को पाषाण काल कहते थे। और जो आपका आदि ऐतिहासिक था उसको हम लोग बोलते थे, उसमें कांसे का इस्तेमाल किया था, तो कांस्ययुगीन सभ्यता कहते थे। फिर आपका आगे ऐतिहासिक, इसमें लोहे का इस्तेमाल किया था। तो इन तीनों चीज़ों के मिलने के आधार पर, मतलब कांसा, पत्थर और लोहा के मिलने के आधार पर जो व्यक्ति थे, क्रिश्चियन थॉमसन ने इसको डिवाइड किया था। तो मिलने के आधार पर जिस वैज्ञानिक ने इसको डिवाइड किया था या जिस वैज्ञानिक ने जो जाना था वो थे क्रिश्चियन थॉमसन। अब
जो आपके जो पुरापाषाण काल की जो मैंने चर्चा की थी, इसमें मेन इंपॉर्टेंट था आग की खोज की गई थी। और फिर आता है आपका मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में आपको जो पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, पशुपालन के मध्यपाषाण काल में हमको साक्ष्य प्राप्त हुए थे, वो कहाँ, आदमगढ़ एमपी में प्राप्त हुए थे। फिर बात आती है आपकी नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या होता, हमको कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे कहाँ से, गेहूँ, हमने चर्चा की थी गेहूँ, सबसे पहले हमको जौ प्राप्त हुआ था, ईरान से प्राप्त हुआ था, ईरान से हमको जौ प्राप्त हुआ था। और गेहूं हमको मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में है। किन 2 पहाड़ियों के बीच में, किरधर और सुलेमान की पहाड़ियों के बीच में है। और कितने वर्ष पहले खेती की गई थी, तो 7000 ईसा पूर्व पहले खेती की गई थी। 7000 ईसा पूर्व पहले खेती की गई थी। लेकिन बात क्या आती है कि यहाँ पे, और हमने एक चीज़ बताई थी, यूपी में कोल्डीवा जगह है, यूपी में कोल्डीवा जगह है, वहाँ पे हम चावल के हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लेकिन एक नई नवीनतम खोज के अनुसार हमको पता चलता है कि जो ये खेती 7000 ईसा पूर्व थी, इससे भी पहले खेती हुआ करती थी। इससे पहले भी खेती हुआ करती थी, जो कि भारत में लहरादेव एक जगह है, वहाँ पे चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और वहाँ पे 8000 ईसा पूर्व पहले खेती हुआ करती थी। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए न्यूनतम जहाँ लिखा हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, आपका लहरादेव रहेगा। और ऑप्शन भी चेक कर लेना, आपको चारों ऑप्शन में से जो 2 ऑप्शन, जो लहरादेव और जो ये आपका मेहरगढ़ है, लहरादेव और मेहरगढ़ जो है, तो ये दोनों ऑप्शन में नहीं रहेंगे, या तो एक रहेगा या वो रहेगा। ठीक है, तो ये जानिए जो आपके जो तीनों कालखंड थे, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में मेहरगढ़ जो जगह थी, वहाँ के इंसान या जो मानव थे वो अच्छी तरह से विकसित रहते थे। सबसे ज़्यादा जो मेहरगढ़ की जहाँ पे लोग रहते थे, वो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कालखंड चला था। अब ये बात समझ आ गई। और फिर नवपाषाण काल के अंदर हमको हस्तिनापुर में गेरू वर्णीय मृतभांड भी प्राप्त हुए हैं। गेरू वर्णीय मृतभांड प्राप्त हुए हैं। गेरू वर्णीय मृतभांड प्राप्त हुए हैं। और नवपाषाण काल के में क्या था, हम उसको मेगालिथ बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हमको जो विशाल 100 के ढेर मिले थे, तो इसको मेगालिथ भी बोला जाता है। अब आखिरी आता है जिसको बोलते हैं इसको आखिरी वाले को बोलते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल को हम चिल्कोलिथ बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम तांबे का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये सब बातें इसके अंदर थी आज के टॉपिक में। अगर आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप कोशिश करिएगा हेडफोन लगा के आप अकेले आराम से सुना करिए, और जो मैं बोलता हूँ उसको लिखते जाइए करिएगा, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स, जो छोटी छोटी हेडिंग्स या बुलेट पॉइंट्स होते हैं, वो आपके एग्जाम्स में जब रिवीजन करेंगे तो जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और पूरी किताब तो नहीं पढ़ पाएंगे एक दिन पहले, लेकिन क्विक जो पॉइंट्स होते हैं वो आप जल्दी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि कल और ये वाला चैप्टर है, ये खत्म होने के बाद या तो मैं क्वेश्चन आंसर आपसे डिस्कस करूँगा, या फिर मैं आपको एक टेस्ट सीरीज PDF के फॉर्म में आप टेलीग्राम लिंक पर डाल दूंगा। तो जो लोग मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उसका लिंक इसमें डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से PDF प्राप्त करके आप टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आज का बस इतना ही था, और कुछ खास था नहीं। अब हम कल थोड़ा और इसका 3rd पार्ट रहता है, उसको भी हम पढ़ाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। क्योंकि एक ही साथ अगर आपको एक लेक्चर अगर 3 घंटे का या 2 घंटे का दे दे, तो कहीं ना कहीं आप बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं छोटे छोटे खंड में ये चीज़ इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।